फ्रेंड्स, वेलकम टू अचीव जेआरएफ बाय ज्योति गर्ग। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारे एक्साइटिंग कोर्सेज आप लोगों के लिए आने बाकी हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं हम आज का लेसन। आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के बारे में। तो इसके अंदर आज हम क्या करने वाले हैं? इसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं कंटेम्प्रेरी ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के बारे में। तो इसके अंदर सबसे पहला पॉइंट हमारा क्या है? आज हमारा सबसे पहला पॉइंट है अ सेपरेट फील्ड ऑफ स्टडी। वो क्या कह रहा है कि जो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर है उसके लिए हमें क्या है, एक सेपरेट फील्ड चाहिए होती है उसको स्टडी करने के लिए, और ये येट टू बिकम अ साइंस है। अब आप बोलोगे कि येट टू बिकम अ साइंस का क्या मतलब है? साइंस के अंदर क्या होता है, फैक्ट्स और फिगर्स आपके पास होते हैं जो कि हर एक सिचुएशन पे एप्लीकेबल होते हैं, लेकिन ये जो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर है उसके ऊपर एक रूल, एक प्रिंसिपल, एक कॉन्सेप्ट, एक प्रोसेस नहीं चल सकता है। तो आपको हर बारी क्या है उसको जानना पड़ता है, समझना पड़ता है कि कौन से फील्ड के अंदर कौन सी आपकी जो है प्रिंसिपल यूज होगी, कौन सा कॉन्सेप्ट यूज होगा, कौन सा प्रोसेस यूज होगा। इसलिए इसको कहा गया है येट टू बिकम अ साइंस। ठीक है, तो ये क्या है, ये हमारी एक सेपरेट फील्ड ऑफ स्टडी है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच। अब इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच क्या है? इसका मतलब है कि जो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर है वो बहुत ज्यादा इम्पैक्ट क्रिएट करता है बाकी डिसिप्लिन्स के ऊपर, जैसे कि हमारी साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी एंड एंथ्रोपोलॉजी। अब आप बोलोगे कि मैम एंथ्रोपोलॉजी क्या होता है? एंथ्रोपोलॉजी का मतलब होता है ह्यूमन स्टडी। ठीक है, कि आप पास्ट में कैसे थे, अभी प्रेजेंट में कैसे हो और कैसे इन फ्यूचर हो सकते हो। ठीक है, इसके अलावा जो है जो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए वो क्या है, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, लॉ, हिस्ट्री, इन सारे डिसिप्लिन के रिगार्डिंग भी हमें देखना पड़ता है। उसी के अकॉर्डिंग क्या है, हमारी ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर हमें पता चल पाती है। जो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर है वो क्या है, वो इंटीग्रेट है इन दोनों के रिलेवेंट कंटेंट का। ठीक है, जो आपका साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी है वो किसके साथ इंटीग्रेट कर रहा है? आपकी इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, लॉ एंड हिस्ट्री के ऊपर। जब हम इन दोनों का ढंग से मिक्सचर करते हैं, जब इन दोनों को हम एप्लीकेबल करते हैं, ठीक है, तो उसके बाद जो हमारा ऑर्गेनाइजेशनल एनालिसिस होता है उससे हमारा ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर बनता है। ठीक है, चलिए फटाफट से देख लेते हैं हम नेक्स्ट वाला भी। नेक्स्ट हमारे इसी के एग्जाम्पल्स हैं, मतलब आप सोच रहे होंगे कि किस तरीके से हम इंटीग्रेट करेंगे, तो उसके थोड़े से एग्जाम्पल आपको दिए गए हैं। हाउ डू मैनेजर्स बिल्ड इफेक्टिव टीम्स, के मैनेजर्स किस तरीके की इफेक्टिव टीम बना सकते हैं। हाउ डू इंडिविजुअल्स डिफरेंशिएट इन पर्सनैलिटी, पर्सनल डेवलपमेंट एंड करियर डेवलपमेंट। अब हर इंसान एक जैसा तो नहीं होता ना, आप और मैं एक जैसे तो नहीं है, हमारी आदतें अलग अलग होंगी, हमारा खाने का स्टाइल अलग अलग होगा, आपकी और मेरी पसंदीदा चीज़ें अलग अलग होंगी। ठीक है, तो आपकी पर्सनैलिटी अलग है, मेरी पर्सनैलिटी अलग है, और हमारा पर्सनल डेवलपमेंट भी इसलिए अलग अलग किया जाएगा, करियर डेवलपमेंट भी हमारे अलग अलग होंगे, इंडिविजुअल बिहेवियर होगा अलग अलग, हमारा एटीट्यूड भी हमारा अलग अलग ही रहेगा। ठीक है, तो उस सारी चीज़ों को हमें समझने के लिए हम इंटीग्रेशन की हेल्प लेते हैं। ठीक है, व्हाट कंस्टिट्यूट इफेक्टिव कम्युनिकेशन, व्हाट कैरेक्टरिस्टिक्स इफेक्टिव कम्युनिकेशन, हाउ कैन पावर be secured and used productively, what two factors contribute to effective negotiations। तो ये सारे पॉइंट्स हैं जिसके ऊपर हम क्या कर सकते हैं, नेगोशिएट कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं, जो हमारा ह्यूमन बिहेवियर है उसके साथ क्या कर रहे हैं, ह्यूमन बिहेवियर के साथ हमारा जो पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, जो मैंने अभी आपको बताए थे अदर डिसिप्लिन्स, उनको हम मैच कर रहे हैं, और जब वो मिल जाते हैं तब हम अच्छे से अपना डिसीजन ले सकते हैं ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के रिगार्डिंग। ये सारे क्वेश्चंस जब आप आंसर कर पाते हैं तब जाके आप एक अच्छा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बना पाएंगे और एक अच्छी तरीके से उसको इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है हमारी अप्लाइड साइंस। अब अप्लाइड साइंस का क्या मतलब है, द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ organizational behavior is to make application of various researches to solve the organizational problem, particularly related to human behavior aspect। अब इसका क्या मतलब है, वो कह रहा है कि हमें एक ऐसा रिसर्च करने की ज़रूरत है जो कि हर एक सिचुएशन के ऊपर एप्लीकेबल हो, हर एक जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर प्रॉब्लम्स होती हैं उसको सॉल्व करने के लिए वो एप्लीकेबल हो। तो मैंने जैसे कि अभी आपको थोड़ी देर पहले कहा था, येट टू बिकम अ साइंस, इसी तरीके से अब हम क्या कह रहे हैं, एन अप्लाइड साइंस, एक ऐसी साइंस, एक ऐसा फैक्ट हमें ढूंढ के लेकर आना है जो कि हर प्रॉब्लम के ऊपर, हर ह्यूमन बिहेवियर के ऊपर क्या हो, एप्लीकेबल हो। तो हमें एक ऐसी एप्लीकेशन बनानी है, एक ऐसी एप्लीकेशन हमें सर्च करनी है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट है हमारा नॉर्मेटिव एंड वैल्यू सेंटर्ड।
अब वो क्या कह रहा है, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर जो होता है वो क्या होता है, वो होता है नॉर्मेटिव साइंस। वेरियस फाइंडिंग्स ऑफ रिसर्च कैन बी अप्लाइड टू गेट ऑर्गेनाइजेशनल रिजल्ट्स विच आर एक्सेप्टेबल टू द सोसाइटी। अब हमें एक ऐसा रिजल्ट क्रिएट करना है, एक ऐसी रिसर्च करनी है जो कि एक्सेप्टेबल हो सोसाइटी की साइड से, और जो सोसाइटी की साइड से एक्सेप्टेबल हो, इंडिविजुअल्स आपस में एक्सेप्ट कर सकें। मतलब कि कोई ऐसा डिसीजन नहीं होना चाहिए, कोई ऐसा रूल नहीं होना चाहिए, कोई ऐसा प्रोसेस नहीं होना चाहिए जो ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर तो ठीक है, लेकिन अगर हम इंडिविजुअल की बात करें, सोसाइटी पे बात करें, तो वो एप्लीकेबल ना हो सके। तो हमें एक ऐसा रूल, एक ऐसी क्या है रिसर्च करनी पड़ेगी, एक ऐसा क्या है प्रोसेस लेकर आना पड़ेगा जो ऑर्गेनाइजेशन पे भी चले, सोसाइटी पे भी चले, इंडिविजुअल्स को भी कोई प्रॉब्लम ना हो। इन द ऑर्गेनाइजेशन इंगेज्ड इज अ मैटर ऑफ वैल्यूज ऑफ द सोसाइटी एंड पीपल कंसर्न्ड, यानी कि जो ऑर्गेनाइजेशन की वैल्यूज हैं वो भी सफ़र ना करें, और जो एक पर्सन की कंसर्न होती है, किसी सोसाइटी की कंसर्न होती है, वो भी सेक्रीफाइस ना हो। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है हमारा ह्यूमनिस्टिक एंड ऑप्टिमिस्टिक। और जो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर होता है वो बेसिक अटेंशन किसके ऊपर रखता है, लोगों के ऊपर, उनकी ह्यूमनिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू के ऊपर वो ज़्यादा वर्क करता है। क्योंकि उसका मानना है कि जब लोग मोटिवेटेड होंगे, जब वो क्या है बिलीव करेंगे एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो वो ज़्यादा प्रोड्यूस करेंगे। लेकिन इसके अलावा क्या है, उनके अंदर जो अंदर एक काबिलियत होती है, ठीक है, जो उनके अंदर पोटेंशियल होता है, वो क्या है, वो इंडिपेंडेंट होता है, हर किसी का अलग अलग होता है, हर किसी की अपनी एक अलग क्रिएटिविटी होती है। कोई नोट्स क्या है पॉइंट्स में लिखना पसंद करते हैं, कोई जो नोट्स बनाते हैं वो पैराग्राफ्स में बनाते हैं, कुछ लोग होते हैं कि हर नोट के बाद एक ब्लैंक पेज छोड़ देते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे नोट्स की बात इसलिए कर रही हूँ ताकि आप लोग भी अपने नोट्स बनाओ और अपनी प्रिपरेशन को और एक स्टेप आगे लेकर जाओ। ठीक है, तो हर कोई क्या है अलग अलग तरीके से कंट्रीब्यूट करता है। जैसे कि मैंने आपको लास्ट लेसन में भी बताया था कि मेरा एक टेलीग्राम चैनल है जिसके ऊपर जो है काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं, काफ़ी सारे क्विजेज वहाँ पे होते रहते हैं, वहाँ पे मैं आपको पीडीएफ्स भी प्रोवाइड करती हूँ। तो वहाँ पे स्टूडेंट्स क्या है कैसे पार्टिसिपेट करते हैं, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होती है तो क्या है, एक पर्सन ने अपनी प्रॉब्लम क्या है ग्रुप के ऊपर लिख दी, तो बाकी मेंबर्स जो होते हैं उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, अपनी अपनी क्रिएटिविटी लगाते हैं, अपनी अपनी इनोवेटिव तरीकों से उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो उससे क्या होता है, जो प्रोडक्टिविटी होती है वो ऑटोमेटिकली क्या होती है, इनहेंस हो जाती है। और जब आप किसी की हेल्प करते हो ना, तो वो आपके माइंड में ज़्यादा टाइम तक ठहर जाती है चीज़। ठीक है, तो यही चीज़ ऑर्गेनाइजेशन के साथ होती है, वो लोगों को हेल्प करती है ताकि लोग क्या है और अच्छा परफॉर्म करें, और अच्छे से जो है अपनी जो इतनी भी उनकी काबिलियत है उसको पूरा का पूरा कंट्रीब्यूट करें, और उससे ऑर्गेनाइजेशन को भी फ़ायदा हो सके। तो फ्रेंड्स, आज का लेसन हमारा इतना ही था। लेसन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा अपने सभी दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि आपको सारी नोटिफिकेशंस मिल सकें। तो अब मैं आपसे मिलूंगी अपने नेक्स्ट लेसन में, तब तक के लिए फ्रेंड्स कीप लर्निंग कीप शेयरिंग, थैंक यू सो मच।